स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, यानी कि जब हम भारत के स्वतंत्रता इतिहास की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट का नाम हम सबके सामने आता है, हम सब ने जरूर पढ़ा होगा। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल में कानून पास हुआ जिसको लेके भी विरोधी कह रहे हैं कि यह भी नया रॉलेट एक्ट है। लेकिन क्या यह भारत में पहली बार हो रहा है? उत्तर है नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। लेकिन क्या है यह कानून? क्यों इसे बिना वकील, बिना अपील का कानून कहा जा रहा है? हम विस्तार से देखेंगे और देखेंगे कि भारत जैसे देश के लिए जो इतना बड़ा लोकतंत्र है, क्या इस प्रकार के कानून न्याय संगत हैं? और अगर ये न्याय संगत है तो दिक्कत कहां पे आ रही है? विस्तार से बात करेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये जो गुंडा विरोधी कानून है हम इसको अंत तक देखेंगे, प्लीज इसको देखिएगा। चलिए, ठीक है, एक मिनट। चलिए, ये बताता चलूं, ये जो वीडियो है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होता है, ऑप्शनल से रिलेटेड डिस्कशन होता है, मैं यहाँ पे अक्सर पीडीएफ के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में आपसे मिलता रहूंगा। यहाँ पे स्कैन करके जुड़ जाइए, स्कैन करके आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, इट्स विकास लाइव पे, यहाँ पे भी आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बात? आप सबको पता है कि ऐतिहासिक रूप से एक नई सरकार आई बंगाल में, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिली। वर्षों से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी पेनिट्रेट करने का, भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बन गई है। अब उन्होंने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दो नए कानून आए, ठीक है, दो नए वहां पे विधेयक देखने को मिलते हैं। एक है पब्लिक सेफ्टी विधेयक और दूसरा है संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक, ठीक है। इनको अगर थोड़े नजदीक से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पब्लिक सेफ्टी से जुड़े हैं और क्षतिपूर्ति से जुड़े हैं, लेकिन विवाद इसी के बीच में कहीं पे है जिस पे हमें बात करनी होगी, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि बहुत सारी हत्याएं हुई जिसके कारण सरकार को लगा कि यह कानून पास किया जाना चाहिए। 2019 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोधी बहुत सारे आंदोलन हुए थे, कहीं ना कहीं वहां पे जिस प्रकार से पुलिस पे हमले हुए थे और कानूनों की बात हो रही थी, उसी पर्सपेक्टिव में बंगाल में यह कानून लाया गया कि हम दोबारा ये नहीं होने देंगे, ठीक है। राजनीतिक बदलाव की बात क्या की जाए तो हमने अभी जैसे मैंने कहा कि वर्षों से वहां पे वामपंथी शासन था, तृणमूल शासन था, जहां पे अब भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो शायद इस कारण भी इस प्रकार के किसी विधेयक पे बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो दो विधेयक हैं क्या क्या है? पहला है पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा और एवं असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, यानी कि जो पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। क्या है? निवारक निरोध, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, यानी कि अगर पुलिस को लगेगा कि आप ये गलत कर सकते हैं, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ये प्यूनिटिव डिटेंशन नहीं है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है। ये निवारक निरोध से कहते हैं। अच्छा, लक्ष्य समूह क्या है? गुंडे और आदतन अपराधी। गुंडे की परिभाषा भी अभी हम बात करेंगे। मुख्य कार्रवाई, बिना मुकदमे के हिरासत, 12 महीने तक आपको हिरासत में रखा जा सकता है और आपको क्षेत्र से निकाला भी जा सकता है। दूसरा अधिनियम है पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण विधेयक 2026। संपत्ति जो होती है, जिसकी क्षति हो जाती है दंगों में, आंदोलनों में, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाए, ये उससे रिलेटेड है। लक्ष्य समूह कौन से हैं? दंगाई, वित्त पोषक और उकसाने वालों पे टारगेट किया जाएगा, उनसे ही क्षतिपूर्ति कराई जाएगी और पूरा दायित्व किसके आधार पे कि दरअसल जिसने ये नुकसान फैलाया है पूरी दायित्व उस पे दे दिया जाएगा और उससे ही पूरा पैसा वसूला जाएगा कुर्की के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला विधेयक है जो निवारक निरोध का तंत्र है, क्या है? गुंडा की व्यापक परिभाषा दी गई है कि न्यायिक दोष सिद्धि आवश्यक नहीं है। अभी थोड़ा और डिटेल में आएंगे, थोड़ा और एक लेयर अंदर जाएंगे। क्या कहता है? केवल सामान्य प्रतिष्ठा के आधार पर हताश और खतरनाक घोषित किया जा सकता है। दूसरी बात, बिना औपचारिक मुकदमे के अधिकतम 12 महीने तक की हिरासत में जेल में जा सकते हैं। व्यक्ति को 1 वर्ष तक के लिए किसी विशेष क्षेत्र से बाहर निकालने की कार्यकारी शक्ति भी दी जा सकती है कि वहां पे वो आ ही ना सके। और लास्ट में तलाशी व जब्ती की असीमित शक्तियां हैं राज्य के पास में, स्टेट के पास में, और अधिकारियों को सद्भावनापूर्ण कार्य के लिए पूर्ण कानूनी संरक्षण है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अधिकारी इसको पूरा करेगा तो ये सद्भाव के लिए कर रहा है और सरकार पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, मतलब अधिकारी जो चाहे, जिस प्रकार का चाहे, इस दिशा में काम कर सकता है, कोई रोकने नहीं आएगा। दूसरा क्षतिपूर्ति और वसूली विधेयक है। यहां पे क्लेम्स कमीशन की बात की गई है, यानी कि एडीएम यानी कि अपर जिला मजिस्ट्रेट जो है उनके स्तर पे कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त।
थोड़ा यहां पे भी बात हो रही है। एग्जीक्यूटिव को आप न्यायालय की शक्तियां कैसे दे रहे हैं, फिर आ जाते हैं। प्रत्यक्ष करता ही नहीं बल्कि उसको उकसाने वाले और वित्त पोषकों को पे भी ये लागू किया जाएगा, उनसे भी कुर्क की वसूली की जाएगी। भुगतान न करने पर संपत्तियां कुर्क करके सीधे नीलाम कर दी जाएंगी और भविष्य में अपराध रोकने हेतु वास्तविक नुकसान जो हुआ है उसके 2 गुने तक का जुर्माना लगाने की शक्ति है। मतलब कुल मिला के सरकार ने गुंडों पे, आतताइयों पे, इस प्रकार के फर्जी आंदोलनकारियों को नकेल कसने के लिए 2 विधेयक लाए हैं। एक उन्हें गुंडा साबित करने की बात करता है, पब्लिक सेफ्टी की बात करता है। दूसरा उनसे संपत्ति जब्ती, संपत्ति कुर्की की बात करता है और उनकी जिम्मेदारी साबित करने की, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए उनकी जिम्मेदारी साबित करने की बात ये करता है। ठीक है, फिर से देखते हैं कानून क्यों, जो तर्क है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सरकार का तर्क क्या है कि विगत 15 वर्षों में जो जंगल राज रहा, वोट की राजनीति रही, हम उसको अंत करना चाहते हैं। मौजूदा कानून जो है, चाहे इंडियन पिनल कोड की बात कर ली जाए, भारतीय न्याय संहिता की बात कर ली जाए, वो इनकॉम्पिटेंट है। वो जो संगठित हिंसा है या जो दंगे हैं उनको रोकने में विफल साबित हुए हैं। और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या वो कहना चाह रहे हैं कि करदाताओं के पैसे की रक्षा करना चाह रहे हैं, उनको जो नुकसान पहुंचा रहा है उससे ही हम भरपाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 मिनट पीछे आ जाता हूं वापस से। ठीक है, विपक्ष क्या कह रहे हैं? विपक्ष कह रहे हैं कि इसे आपातकाल और मीसा किसे कंपेयर कर रहे हैं, रोलेट एक्ट से कंपेयर किया जा रहा है ना। अस्पष्ट परिभाषाओं का प्रयोग राजनीतिक असंतोष को दबाने के लिए किया जा रहा है, पत्रकारों और विपक्ष को कुचलने के लिए किया जा रहा है। उसके अलावा इसी सत्र में यूसीसी लागू करने की घोषणा भी सरकार करने की मंशा बना रही है और विपक्ष को लग रहा है कि शायद इसी दबाव में यूसीसी भी लागू करा दिया जाए और कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था के नाम पे एक प्रकार की विचारधारा को थोपने का प्रयास हो रहा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है ना। चलिए, अब प्रक्रिया क्या है कि सपोज कीजिए कि दंगा, तोड़फोड़ या सार्वजनिक निजी संपत्ति में कोई आग लगाता है, आगजनी करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद डीएम या पुलिस के पास पीड़ित याचिका लेके पहुंच सकता है, उसकी जांच होगी, जांच के बाद हर्जाना तय होगा, मार्केट रेट पे कि कितना हर्जाना लिया जाना चाहिए। और फिर अगर आप भुगतान नहीं करते हैं तो जिस प्रकार से वो वसूली होती है, कुर्की होती है, आपकी जितनी भी संपत्ति है उसको कुर्की कर ली जाएगी। और ये हर्जाना 2x भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है जितना आपने नुकसान पहुंचाया है उसकी अपेक्षा। तो थोड़ा सा तो सख्त है यहां पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया पे, जो अपराधी साबित करने वाली बात है कि राज्य सरकार या डीएम या पुलिस आयुक्त द्वारा अगर संज्ञान लिया जाएगा तो चेक किया जाएगा कि क्या व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है। अगर तो पिछले 7 वर्षों में कहीं एक जगह भी वो दोष सिद्धि उसकी पाई गई हो या अलग अलग 3 जगह उस पर आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल की गई हो तो मान लिया जाएगा कि हाँ आपराधिक इतिहास है। अब अधिसूचना जारी कर व्यक्ति को गुंडा घोषित किया जा सकता है। अगली बात कि निवारक निरोध के तहत बिना मुकदमे के 12 महीने तक उसको जेल में दाखिल किया जा सकता है और क्षेत्र निकासी भी 1 वर्ष तक दी जा सकती है कि 1 साल तक वो व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं आ सकता। तो ये 2 कानून है, एक कुर्की की बात कर रहा है, एक गुंडा साबित करने की बात कर रहा है। सरकार का तर्क है कि इस प्रकार से बहुत अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं, हम रोकना चाहते हैं, उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब प्रवृत्ति की देखा जाए तो यूपी में भी इस प्रकार का देखा गया। जब आप कोविड के दौरान आप एंटी-सीए प्रोटेस्ट को देखते हैं तो यूपी सरकार ने भी रिटेलिएशन दिखाया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है बीच बीच में उन्होंने थोड़ा सा सरकार को टोका भी कि प्रवृत्ति थोड़ी सही कर लीजिए, तरीके सही कर लीजिए, आपकी जो इस प्रकार की प्रक्रिया के पीछे आपकी जो मनोभावना है वो क्लियर होनी चाहिए। यूपी में भी आपने कुछ दिनों पहले मैंने लंगड़ा मॉडल को भी क्लियर किया था कि किस प्रकार से सरकार या सरकार का जो पुलिस महकमा है वो बार बार जोर दे रहा है कि अपराधी की दोष सिद्धि बाद में देखी जाएगी, पहले उसकी पांव में गोली मार के जनता से भरोसा जीत लिया जाए, न्याय बाद में होता रहेगा। चलिए देख लेते हैं, अगर कंपैरिजन की बात कर ली जाए तो यूपी मॉडल बना बंगाल मॉडल। तो यूपी में 2019 सीए आंदोलन के दौरान हमने देखा था, इसकी उत्पत्ति अभी देखा जाए तो हालिया राजनीतिक प्रकरणों में और ज्यादा हो गई है। ट्रिब्यूनल का प्रमुख यहाँ पे सेवानिवृत्त जज होते थे, तो जाहिर सी बात है कि इस जज की जो जज हैं, जो जुडिशरी का पार्ट हैं, वही ट्रिब्यूनल को देखेंगे, पर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को यानी कि अपर जिला मजिस्ट्रेट को दे दी गई है कमान। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे हस्तक्षेप किया फरवरी 2022 में और उन्होंने 274 वसूलियों को रद्द किया। यहां पे अभी तो चूंकि पारित हुआ है तो अभी समय लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोध जरूर देखने को मिल सकता है ना। उसके बाद अपील का प्रावधान यहाँ पे क्या है, सीमित है। न्यायिक सुधार लागू की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई अपील नहीं कर सकता।
अपील ही नहीं कर सकते। इसीलिए विरोध हो रहा है कि कहीं ये रॉलेट एक्ट तो नहीं है ना। अब अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल मॉडल में कार्यपालिका को न्यायिक शक्तियां दी गई हैं, जो यूपी मॉडल में शुरुआत में दिखी थी त्रुटिपूर्ण है। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को इस पर ध्यान देना होगा, सरकार को ध्यान देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मूल दिशा निर्देश क्या था, थोड़ा इसको देख लेते हैं। क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट आंध्र प्रदेश 2009 का बात है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब कहा था कि केटी थॉमस और जो फली नरीमन समिति की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ, दंगाइयों पे पूर्ण दायित्व दिया जाना चाहिए, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत उन पे लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है? स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि क्लेम्स कमीशन का मुख्य सेवानिवृत्त जज हो, ठीक है, और कोई प्रशासनिक अधिकारी ना हो, जुडिशरी का ही कोई पार्ट हो, एग्जीक्यूटिव ना हो। लेकिन यहां पे एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, यहीं पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो विडंबना क्या है कि राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के दंडात्मक तत्व को, वसूली की बात तो सुन ली, लेकिन न्यायिक निष्पक्षता यानी कि न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बात को इग्नोर किया गया है। यहीं पे समस्या आ रही है, यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और क्या दिक्कतें हैं, प्रमुख चिंताएं और क्या हैं? अब देखिए, शक्ति के पृथक्करण की बात मैंने अभी बोला कि देखो ना, कार्यपालिका के अधिकारी को अगर सिविल कोर्ट की शक्ति मिल जाएगी तो दरअसल जब हम अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, है ना, डीपीएसपी की, उसके तो एकदम अगेंस्ट हो गया ये। उसके बाद अनुच्छेद 21 कहता है कि सामान्य प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं, उसके आधार पे बिना स्पष्ट न्यायिक दोष सिद्धि के आप 12 महीने तक जेल कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 के अगेंस्ट तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है? साक्ष्य का भार उस व्यक्ति पे है जिस पे आरोप दाखिल किया गया, उसको खुद से प्रूव करना पड़ेगा कि वो निर्दोष है। ये बहुत टफ हो जाता है। और अगली बात क्या है कि कमीशन के निर्णय को अंतिम बनाना और सिविल कोर्ट की अपील को वर्जित करना की कोई अपील नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा किसी आम व्यक्ति की न्याय तक की पहुंच को रोकता है, कर्टेल करता है। इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, शब्दावलियां यहां पे हैं, प्लीज इसको नोट कर लेके, हर पीडीएफ में अवेलेबल होती है। क्वेश्चन पे आने से पहले हम थोड़ा सा निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? देखिए, भारत के में अगर देखा जाए तो ये जो इस प्रकार के कानून है वो राज्यों की विधायी स्वायत्तता बनाम जो केंद्रीय संवैधानिक मूल्यों की एक रूपता होती है ना, ये कहीं ना कहीं उसकी बहस को और ज्यादा बढ़ाते हैं, आगे लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना होगा कि दंगाइयों पे कठोर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन न्यायिक निष्पक्षता भी बने रहे। जो जुडिशियल ओवरसाइट है, हमको इसका भी ध्यान देना होगा। बिना इसके जो न्याय व्यवस्था है वो क्वेश्चन के दायरे में, प्रश्न के दायरे में आ सकती है। चलिए, प्रश्न आज का क्या है कि पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह मूल 1972 के अधिनियम में संशोधन करता है। नंबर 2, क्लेम्स कमीशन के निर्णय के विरुद्ध सिविल न्यायालय में अपील की जा सकती है। तीसरा नंबर का पॉइंट है, दायित्व केवल प्रत्यक्षकर्ता पे ही लगाया जाता है। कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या डी कोई नहीं? ABCD में से उत्तर क्या है कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। इसका उत्तर आपको मेरे टेलीग्राम पे जो PDF अपलोड होगी वहां पे मिल जाएगा। लेकिन इस दौरान आप मुझे राय जरूर देते जाइएगा, क्या लगता है आपको ये इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं, गतिविधियां होती हैं, कानून होती हैं, ये कितनी आप इसको न्याय संगत मानते हैं, तर्क संगत मानते हैं? भारत का युवा क्या सोचता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। बाकी बताता चलूं, 18 जुलाई से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू है। मेरा कोड यानी कि विकास लाइव का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं हिंदी साहित्य के बैचेस में। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच शुरू हो रहा है, ये बैच शुरू हो रहा है नाटकों से। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल कीजिए। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे टेलीग्राम यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे आ जाइए स्कैन करके, या आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपका कंफ्यूजन हो मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे दूर हो जाएगा, या कमेंट बॉक्स में अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। बाकी इस विषय पे भी आपकी राय बहुत जरूरी है, कृपया करके बताते जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।